यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू टू ऑल। चलिए सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के कुछ क्वेश्चन कंप्लीट करने जा रहे हैं जो कि कहीं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और यदि आप चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं 8770803840। इस पर व्हाट्सएप करके आप सारी जानकारी, इवन आपके जो नोट्स होते हैं, पीडीएफ्स होती है, क्लास की लिंक होती है, वो आपको डेली यहाँ पर मिल जाएगी। तो उसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हैं, राइट। यदि आप मैथ्स पेडागोजी के कंप्लीट नोट्स बाय करना चाहते हैं, ओनली जस्ट ₹99 में आप कंप्लीट कोर्स को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका सीडीपी का भी बैच चल रहा है, यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का भी आपका बैच चल रहा है। यदि आप पूरा सीडीपी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को बेसिक से यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो आप उसके लिए सेम नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। 45 डेज का ये बैच रहेगा, कंप्लीट प्रिपरेशन आपको यहाँ पर करवाई जाएगी इसके अंदर। और यदि आप ईवीएस के कंप्लीट नोट्स बाय करना चाहते हैं रीड के लिए, एमपी टेट के लिए, तो नोट्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, चलिए सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेंगे आपके। ये कुछ क्वेश्चन है और ऑप्शन आपके सामने इस तरीके से रहेंगे। ये आपका पहला ऑप्शन रहेगा, ये आपका दूसरा ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर सी एंड ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है अभी। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी नदी जो है यमुना की सहायक नदी है? बेतवा, चंबल, टॉन्स या फिर उपरोक्त सभी? क्या ये तीनों ही यहाँ पर यमुना की सहायक नदी होगी? तो बिल्कुल राइट है, बेतवा भी हमारी यमुना की सहायक नदी है, चंबल भी यमुना की, टॉन्स नदी भी सहायक है। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये सारे ही आंसर आपके करेक्ट है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। नीली क्रांति का संबंध किससे है? कृषि से है, डेयरी से, वन से है या फिर मत्स्य पालन से? तो जो ब्लू रिवॉल्यूशन है वो किससे यहाँ पर कनेक्टेड है? हमारा मत्स्य पालन, मछली पालन से। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मत्स्य पालन से। अगले प्रश्न की बात करेंगे। इनमें से कौन सी पत्रिका पर्यावरण से जुड़ी हुई है, जिसमें आपको पर्यावरण से संबंधित सारी जानकारी मिलती है? पर्यावरण में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नियम कानून आए हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन पर्यावरण से रिलेटेड आपको रीडर्स डाइजेस्ट में मिलेगी। अगला है टाइम्स नाउ के अंदर मिलेगी, डाउन टू अर्थ के अंदर मिलेगी, या फिर ये सारी ही पत्रिकाएं जो है पर्यावरण से यहाँ पर संबंधित है? आंसर आपका क्या होगा? पर्यावरण से जुड़ी हुई जो मैगजीन है वो है डाउन टू अर्थ। और इंग्लिश में डाउन टू अर्थ का यदि हम लोग मीनिंग निकालें तो इसका मीनिंग होता है धरती से जुड़े हुए रहना। यानी कि हम लोग काफी ज्यादा बोल सकते हैं कि चीजों से जुड़े हुए रहते हैं, या फिर एक दयावान प्रवृत्ति के होते हैं, तो उस प्रकार से बोला जाता है कि इडियम है, ये एक मुहावरा है। ठीक है, तो ये डाउन टू अर्थ करके एक पत्रिका चलती है जो सारी हमारे पर्यावरण की इंफॉर्मेशन देती है। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट की योग्यता के 2 मापदंड यहाँ पर क्या क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है, मतलब हम लोग यहाँ पर जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरिया जो होते हैं उसको कैसे मेजर करते हैं, या फिर क्या क्राइटेरिया उसके लिए रखे जाते हैं? सबसे पहला है पारिस्थितिकी विविधता तथा प्रजातियों की प्रचुरता वहां पर है। अगला ऑप्शन है प्रजातियों की संख्या एवं आनुवंशिक विविधता। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है स्थानिक प्रजातियां, उन पर यदि खतरा बना हुआ है तो उसको हम लोग यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्षेत्र के अंदर घोषित कर देते हैं, या फिर ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर आपके करेक्ट है। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्थानिक प्रजातियां, जो प्रजातियां वहां पर निवास करती है और यदि आसपास की चीजें उनके लिए खतरा उत्पन्न कर रही है, डेंजर उत्पन्न कर रही है, थ्रेट उत्पन्न कर रही है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उस एरिया को यहाँ पर एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्षेत्र यहाँ पर घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी था, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, इसका सी है और इसका भी यहाँ पर सी है। अगले प्रश्न की बात हम लोग करेंगे। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बनाया गया है? या पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो कि 1982 में आया था, ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। सेकेंड ऑप्शन है आपका जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। थर्ड है फॉरेस्ट कन्वेंशन एक्ट, यानी कि वन अधिनियम जो कि 1980 में आया था। और अगला है वन्य प्राणी अधिनियम जो कि 1972 में आया था। तो कौन सा संबंध यहाँ पर पर्यावरण, या कौन सा अधिनियम जो है, प्रोटेक्शन एक्ट जो है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यहाँ पर बनाया गया? आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो कि 1982 में आया था, ये पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए
अगले प्रश्न की बात करेंगे, पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो अर्थ समिट हुआ था उसका नाम क्या है, जो कि 1992 में हुआ था। ठीक है, क्योंकि 1972 में हुआ था हमारा पर्यावरण सम्मेलन। ठीक है, उसी की 20वीं वर्षगांठ बनाने के लिए पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? क्या इसे जेनेवा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, ब्राजील शिखर सम्मेलन, या फिर रियो शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, विश्व शिखर सम्मेलन वर्ल्ड समिट के नाम से इसको जाना जाता है? आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसे रियो शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। राइट, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत में अलग अलग स्वाद, रंग, रेशे, मीठापन, यहाँ तक कि शेल्फ लाइफ के साथ आम पाए जाते हैं। यह बहुत बड़ी भिन्नता है, जिसका मुख्य कारण क्या है? हम लोग जब भी मैंगो, लाइक अभी सीजन आने भी वाला है, तो अलग अलग प्रकार के आते हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या ये एक प्रजाति विविधता को शो करता है? ये एक उत्परिवर्तन जो होता है, उत्परिवर्तित उत्परिवर्तन, इसको शो करता है? क्या ये आनुवांशिक विविधता है, जिसकी वजह से आम की इतनी अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? आंसर आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए? आनुवांशिक विविधता के कारण ही यहाँ पर आम की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है। हमने इसी प्रकार से क्वेश्चन भी किया था, जिसमें हमने देखा था कि हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, जो मिर्च के इतने सारे प्रकार थे, वो सारे किसको बता रहे थे? वो सारे हमारे जेनेटिक डाइवर्सिटी, आनुवांशिक विविधता को बता रहे थे। तो इसी तरीके से आम के प्रकार को लेकर भी यहाँ पर बात की गई, तो ये भी किसको बताएगा? हमारी आनुवांशिक विविधता को ही बताएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 1982 एक्ट आया था। इसे हम लोग रियो शिखर सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं, और इसे आनुवांशिक विविधता के नाम से जाना जाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जैव विविधता अधिनियम जो कि 2002 में आया था, जो जितनी भी बायोडायवर्सिटी जितनी भी है उन सबको प्रोटेक्ट करने की बात यहाँ पर करता है। तो जैव विविधता अधिनियम 2002 के संदर्भ में बीएमसी का मतलब यहाँ पर क्या होता है? क्या इसे भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है? क्या इसका शॉर्ट फॉर्म बीएमसी है, या फिर बायोडायवर्सिटी मेंटेनेंस कमेटी है, या फिर बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी हो सकती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर यहाँ पर आपका क्या हो सकता था कि किसे जैव विविधता अधिनियम 2002 में जो बीएमसी रखा गया था, इसका मीनिंग यहाँ पर क्या होगा? आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी ही इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात करेंगे, जैव विविधता के जनक किसे कहा जाता है? वॉल्टर जी रोजेन को कहा जाता है, ईओ विल्सन को कहा जाता है, लुइस पाश्चर को कहा जाता है, या फिर महात्मा गांधी को कहा जाता है? आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईओ विल्सन को यहाँ पर जैव विविधता के जनक के रूप में जाना जाता है। राइट, अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। जैव विविधता इनमें से किस पर निर्भर करती है? जो बायोडाइवर्सिटी है वो किस पर डिपेंड यहाँ पर करेगी? तापमान के ऊपर। जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर होगा, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी डिफरेंट डिफरेंट होगी। एक वर्षा के ऊपर डिपेंड करती है, ऊंचाई एल्टीट्यूड पर। अब जितनी अधिक ऊंचाई पर जाएंगे, उतनी अधिक ऊंचाई पर आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज प्रजाति यहाँ पर मिलेगी, या फिर इन सभी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हाँ, इन सभी चीजों के ऊपर हमारी जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर निर्भर करती है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किसी प्रजाति के विनाश के कारण हुए जैव विविधता के नुकसान को यहाँ पर क्या कहा जाता है? मतलब यहाँ पर किसी भी प्रजाति का नुकसान हो चुका है, विनाश हो चुका है, या विलुप्ति के प्राय, बोल सकते हैं कि विलुप्ति के वो करीब है, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे प्रजातिकरण करना बोलेंगे, उसे नॉर्मल विलुप्ति बोला जाएगा, उसे समाप्ति टर्मिनेशन बोला जाएगा, या फिर उसे हम लोग ये सारे नाम यहाँ पर दे सकते हैं। तो कोई भी प्रजाति विनाश के कारण को क्या बोला जाएगा, किस शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है? किसी बायोडाइवर्सिटी या किसी जैव विविधता का नुकसान हो चुका है, तो उसे हम लोग एक्सटिंक्शन के नाम से जानते हैं, उसे हम लोग जानते हैं विलुप्ति के नाम से। राइट, अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट यहाँ पर नहीं है? संडालैंड, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है मेडागास्कर, और ऑप्शन नंबर डी है पूर्वी घाट। तो हमने देखा है कि पश्चिमी घाट में आपको सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, और इसके जस्ट अपोजिट आपको पूर्वी घाट में बिल्कुल भी जैव विविधता देखने को नहीं मिलती है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी घाट में बिल्कुल भी जैव विविधता नहीं है। और ऐसे लगभग 34 हमारे हॉटस्पॉट के क्षेत्र हैं, जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है। करेक्ट है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जैव विविधता अधिनियम 2002 में जो अधिनियम आया था, उसमें जो बीएमसी शब्द था उसका मतलब था बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। जैव विविधता के जनक किसे माना जाता है? ईओ विल्सन को माना जाता है। ये किस चीज पर निर्भर करती है? इन सभी चीजों पर निर्भर करती है।
और जो विनाश का कारण और उस नुकसान को क्या बोला जाता है, जैव विविधता के विलुप्ति एक्सटिंक्शन बोला जाता है। और कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट का क्षेत्र नहीं है, तो पूर्वी घाट नहीं है। राइट, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बात हम लोग यहाँ पर करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। भारत में पाया जाने वाला जो जंगली कुत्ता है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे डिंगो के नाम से, उसे हॉक के नाम से, या फिर ढोल के नाम से, या उपरोक्त सभी, मतलब ये तीनों ही कैटेगरी भारत में पाए जाने वाले जंगली कुत्ते की हो सकती है। आंसर आपका क्या होगा, उसे ढोल प्रजाति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर निहित है। जब हम लोग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो वो किसके अंदर आता है, कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है, 12 के भाग ए के अंदर, 15 ए के अंदर, 51 ए के भाग जी के अंदर, या फिर 55 के अंदर आता है। आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, 51 ए के भाग जी के अंदर ये चीजें आती है। पूरे पर्यावरण की संरक्षण और उसके से रिलेटेड सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इनमें से किसके संरक्षण के लिए जैव विविधता अधिनियम बनाया गया है। जैव संसाधन के संरक्षण के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, पारंपरिक ज्ञान के लिए ताकि एक नॉलेज मिल पाए, या फिर ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त सभी, इन सभी के लिए बनाया गया है। तो देखो, हमें जितने भी बायो रिसोर्सेज है, जैव संसाधन है, उनका प्रोटेक्शन करना जरूरी है। जैव विविधता जितने भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड की स्पीशीज है उनका प्रोटेक्शन करना भी जरूरी है। उनका पुरानी जितनी भी प्रजातियां थी उनका नॉलेज हो हमें, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो अभी विलुप्त हो चुकी है या विलुप्ति के करीब हो उसकी भी जानकारी होना चाहिए। राइट, तो आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन तीनों के लिए ही जैव विविधता अधिनियम 2002 यहाँ पर निर्मित किया गया है। ओके, आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण किससे संबंधित है। दिवालियापन से, बैंक्रप्सी से बात किया गया है, उपभोक्ता से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है, या फिर रियल एस्टेट से ये संबंधित है। तो जब हम लोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करते हैं तो ये किसकी रक्षा करता है, ये किसके बारे में जानकारी देता है, ये पर्यावरण से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रखता है और इसी को प्रोटेक्ट करने की बात ये यहाँ पर करता है। मान लो पर्यावरण का हम लोग कुछ भी नुकसान कर रहे हैं, पर्यावरण में हम लोग देखते हैं लाइक बहुत जंगलों की कटाई हो रही है, तो उससे रिलेटेड कानून वगैरह जो बनते हैं वो एनजीटी से बनते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से बनते हैं। जैसे कि कहीं पर बहुत ज्यादा अवैध खनन चल रहा है, लाइक जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था कुछ 1 साल पहले की बात करें तो मेघालय में बहुत ही ज्यादा अवैध खनन किया जा रहा था। तो पूरे स्टेट के ऊपर करोड़ों रुपए का जो एक बोलते हैं ना कि कर्जा लगाया गया था, वो किसके द्वारा लगाया गया था, वो एनजीटी के द्वारा ही लगाया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से यदि कोई भी राज्य अपने राज्य में वनों से रिलेटेड या किसी भी प्रकार से कोई भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने का जो कार्य एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यहाँ पर करता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, खरई, खरई जो है किस जानवर की अनोखी नस्ल है जो केवल कच्छ गुजरात में आपको देखने को मिलती है। तो आपको ये बताना है कि खरई जो है किसकी प्रजाति है, क्या ये घोड़े की प्रजाति है, बकरे की प्रजाति है, गधे की प्रजाति है, या फिर केमल की प्रजाति है। तो देखो, डंकीज के लिए जो है हमारा गुजरात जो है काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन ये जो खरई है ये हमारे केमल की एक प्रकार की प्रजाति है जो आपको सिर्फ गुजरात में देखने को मिलेगी। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप डंकी आंसर करके ना आ जाए इसका, क्योंकि जो एशियन डंकीज है उसके लिए जो हमारा गुजरात है वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका होगा केमल। और यहीं पर हमारा राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। राइट, चलिए आगे बात हम लोग यहाँ पर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वन, घास के मैदान, वेटलैंड एरिया, जो नम भूमि एरिया होते हैं, ये किस प्रकार की जैव विविधता है। वन, देखो वन एक प्रकार के पूरे हो गए। ठीक है, वन एक प्रकार की पूरी हो गई, और उसके बाद आपको पूछा हुआ है घास, और उसके बाद आपसे पूछा हुआ है वेटलैंड, नम भूमि है। ये क्या, ये आनुवंशिकी चीजों को बता रहे, क्या ये एक ही कैटेगरी में आते हैं, क्या ये अलग अलग प्रजातियां हैं, या फिर ये पूरा एक इकोसिस्टम को बता रही जिसमें वन आ गए, घास के मैदान आ गए, नम भूमि एरिया का मतलब सारी चीजें उसके अंदर आ गई। तो कहीं ना कहीं ये किस चीज को बता रही है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम को बता रहा है, पूरे के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बता रहा है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, करेक्ट है, क्योंकि अभी हमने देखा आनुवंशिक में क्या होता है, एक ही प्रजाति के अलग अलग भाग, मैंगो के अलग अलग प्रकार। ठीक है, और स्पीशीज में एक पर्टिकुलर प्रजाति की बात हो जाएगी, लाइक घोड़ा, भेड़, हिरण, ये सारे जीव की एक स्पीशीज, एक प्रजाति हो गई। लेकिन यहाँ पर तो अलग अलग चीजों की बात की गई, तो ये पूरा का पूरा किसको बताएगा, एक प्रकार से इकोसिस्टम को यहाँ पर शो करेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत की स्थानिक प्रजाति नहीं है।
भारत की स्थानिक प्रजाति, या नीलगिरी के जो तारे वो भारत की स्थानिक प्रजाति नहीं है। लाइन टेल्ड मकाक जो है क्या वो भारत की प्रजाति में नहीं आता है। नामदफा उड़न गिलहरी जो है क्या वो भारत की प्रजाति नहीं है। या फिर चीता भारत की प्रजाति में नहीं आता है। आंसर आपका क्या होगा, कौन सा भारत की प्रजाति नहीं है, तो चीता हमारे भारत की प्रजाति नहीं है, बाकी ये सारे भारत के ही हैं। ठीक है, ये सारे स्पीशीज जो है अपने भारत के ही हैं। अगले की यदि हम लोग बात करेंगे, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है किसके लिए जाना जाता है, गंगाई डॉल्फिन के लिए, घड़ियाल के लिए, रेड क्राउन से युक्त रूफ कछुआ जो है इसके लिए जाना जाता है, इन सभी के लिए जाना जाता है। आंसर आपका क्या होगा, इन सभी के लिए हमारा राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है कोटा राजस्थान में वो प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसका आंसर हम लोगों ने देखा था, इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी था। और कौन सी प्रजाति भारत की स्थानिक प्रजाति नहीं है, तो चीता जो भारत की स्थानिक प्रजाति नहीं है। ओके, तो ये टोटल 20 क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। इसी तरीके से पूरे 100 क्वेश्चन है, हम लोग इसको डेली कंप्लीट करते रहेंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम लोग इवनिंग 6 PM सेशन में, जो कि आपका CDP का मॉडल पेपर रहेगा, उसको जरूर से ज्वाइन करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 8770803840। और यदि आप CDP का कंप्लीट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सेम व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।